नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले, आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह, आपका फेवरेट शो, और देखते हैं वो कहानियां जिन पर आज आपने वोट कर कर अपनी पसंद हमको बताई है। पहली कहानी, कोलकाता से ममता बनर्जी का राजपाट क्या गया, तस्लीमा नसरीन की री एंट्री हो गई है। माजरा क्या है, इस खबर को 19% लोग देखना चाहते हैं। आगे विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। ईरानी संसद का ऑर्डर, सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई क्या मांगे मोर, इस खबर को देखने के लिए 25% लोगों ने अपना वोट दिया है। और 7:28 पर डिटेल में खाड़ी युद्ध का एक अपडेट आपको दिखाऊंगा। और पंजाब में चन्नी वर्सेस राजा, बीच मझधार में कैसे फंसी राहुल गांधी की नैया, इस खबर में भी बहुत दिलचस्पी है। कांग्रेस के में क्या चल रहा है, 27% लोगों ने इस खबर को देखना चाहे। आगे पूरी बात आपको बताता हूं। और जो खबर सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर हमारे शो की नंबर 1 कहानी बनी है, वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का अजीबोगरीब बहाना। सवाल है कि किसने तोड़ी है मर्यादा। इस खबर को देखने में 29% दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई है। और यही आपके फेवरेट शो चक्रव्यूह की आज की कवर स्टोरी है। ये कैसी मर्यादा। चक्रव्यूह की कवर स्टोरी में मुझे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को उनकी मर्यादा की याद क्यों दिलानी पड़ रही है, इससे आपको उनके बयान को सुनकर अंदाजा लगेगा। लेकिन मर्यादा तोड़ने वालों में सिर्फ सतीश महाना ही नहीं है। सबसे पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करके मर्यादा तोड़ी गई। फिर इस चोरी पर पर्दा डालकर तब राम मंदिर के महासचिव रहे चंपत राय और उनके साथी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपनी असल जिम्मेदारी की मर्यादा को ताक पर रख दिया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी ने कल लूट को लापरवाही से ऐसे जोड़ा जैसे कोई हिसाब किताब में मामूली सी गलती हो गई हो। और आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना आ गए हैं। उन्होंने अपने बयान में ऐसा तर्क दिया है या ऐसा बेतुका तर्क दिया है कि उनके पद की मर्यादा लक्ष्मण रेखा पार कर गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम के साथ सबसे पहले जो शब्द जुड़ता है वो है मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन विडंबना देखिए, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी का कहना है कि जिनका पैसा चोरी हुआ शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था से दान नहीं किया होगा। यहीं पर सवाल खड़ा हो जाता है, क्या अब आस्था का प्रमाण चोरी से तय होगा? क्या अब राम के दरबार में चढ़ाया गया दान श्रद्धा की परीक्षा देकर सुरक्षित रहेगा? अगर किसी श्रद्धालु का चढ़ाया हुआ पैसा चोरी हो जाता है तो क्या उसकी श्रद्धा कटघरे में खड़ी कर दी जाएगी? क्या चोरी का दोष चोरी का नहीं, दान देने वाले की आस्था का हो जाएगा? मतलब अब FIR पुलिस नहीं, आस्था लिखेगी। जांच SIT नहीं, श्रद्धा करेगी। और फैसला अदालत के बदले क्या भक्ति सुनाएगी? सतीश महाना यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद सत्ता और विपक्ष दोनों से ऊपर माना जाता है। इस कुर्सी की सबसे बड़ी ताकत निष्पक्षता है। और निष्पक्षता की पहली शर्त है शब्दों की मर्यादा। राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा नहीं छोड़ी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये कैसी मर्यादा। जब बात रामलला के मंदिर की हो तब हर शब्द और ज्यादा तोल कर बोलना चाहिए। विवाद जब बढ़ा तो सतीश महाना फिर आए, कैमरे को सामने आए। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि चोरी हुई है, कार्रवाई हो रही है। पूरी संस्था पर सवाल उठाना गलत है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा से सतीश महाना ने उनके सवालों के जवाब दिए। क्या जवाब दिए, किस अंदाज में जवाब दिए, आप खुद सुनकर तय करिए कि क्या मर्यादा ऐसी होनी चाहिए। प्रश्न श्री दिग्विजय सिंह जी के परिप्रेक्ष्य में एक पत्रकार मित्र ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि उनको पैसा अपना वापस चाहिए। तो मैंने कहा कि उनको लगता है कि उनका पैसा मंदिर में नहीं लगा, लेकिन मेरा और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का पैसा उस मंदिर में लगा है। वो मंदिर आज इतना दिव्य भव्य स्वरूप दिखाई पड़ रहा है ना मंदिर का, तो कुछ लोगों का पैसा लगा है कि ऐसे बन गया। आज भी मंदिर के ट्रस्ट में पैसा पड़ा है कि सबका चोरी हो गया। तो मुझे लगता है कि जिनका पैसा नहीं लगा उनको अगर अविश्वास है तो उन्होंने श्रद्धा के साथ नहीं दिया होगा। ये बिल्कुल सही बात है, दान वापस नहीं मांगा जाता। लेकिन क्या दान का हिसाब भी नहीं पूछा जा सकता? क्योंकि सवाल तो ये कि चोरी हुई, आपने श्रद्धा से दान दिया और वो दान गायब हो गया। उस दान में
चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई और एक साथ नहीं कई करोड़ों रुपए की हो रही है। क्या दान देने वाले को सिर्फ श्रद्धा रखने का अधिकार है, जवाबदेही मांगने का नहीं है? सतीश माना साहब के तर्क को सुनकर तो यही लगता है कि जेब किसी और ने काटी और चरित्र प्रमाण पत्र जेब कटवाने वाले का बन रहा है। माना जी खुद को राम भक्त बताते हैं। उनको महाराष्ट्र से रामलला के दर्शन करने आए इस बुजुर्ग राम भक्त को सुनने की जरूरत है, जो इससे पहले उस वक्त अयोध्या आए थे जब वहां पर कार सेवा चल रही थी 90 के दशक में। सुनिए माना साहब इसको जरा। नहीं, उनका चोरी करने से क्या अच्छा लगेगा? दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन हुआ। मंदिर देख के कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अपना ये आगरा भी फेल है इसके सामने। आपको लगा ना कि आपकी कार सेवा सफल हो गई? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आगरा भी फेल है, लेकिन चोरी का मामला वो उनके धंधे साले गए, उनको क्या करेंगे अपन? आप तो भावुक हो गए बाबूजी। हाँ अब तो आंसू निकल आए आपके। हाँ, वो चोरी का मामला है ना। अच्छा लगता, अच्छा तुमको अच्छा क्या लगता है? ये यही श्रद्धा है, यही आस्था है, प्रभु श्री राम में विश्वास है, तभी आदमी इतनी दूर से चलकर आता है और इतने सालों के बाद लौट के आता है देखने के लिए कि जो उसने चंदा दिया, जो उसने कार सेवा की, उसका क्या उसको हक मिल रहा है। और इस पर अब सवाल खड़े करते हैं यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। अब बात राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी की भी आज कर लेते हैं। बतौर खजांची यानी कोषाध्यक्ष वो चढ़ावा चोरी के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। गोविंद देव गिरी का कहना है कि एसबीआई की लापरवाही के चलते राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की गई है। मतलब ट्रस्ट के लोग मलाई खाएं और जो गलत काम हो रहा है वो कोई और काम कर रहा है। ट्रस्ट के लोगों की जवाबदेही नहीं है। ट्रस्ट अपनी तरीके अपने ऊपर से सब तमाम चीज़ें जो है वो दरकिनार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी कोई जिम्मेदारी ट्रस्ट मानने को तैयार नहीं है, जबकि ट्रस्ट के पास ही तमाम चढ़ावा, तमाम दान, तमाम सामान पहुंच रहा था। पर चोरी कर रहे थे, हेराफेरी कर रहे थे एसबीआई बैंक के लोग। गोविंद देव गिरी जी, आप तो भागवत कथा का पाठ करते हैं, राम कथा सुनाते हैं। रामायण में तो भरत ने बिना सिंहासन पर बैठे भी राजधर्म निभाया था, लगता है आप भूल गए हैं। लेकिन यहां कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर भी अगर आप ये कहते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बैंक के कर्मचारियों को निगरानी रखनी चाहिए थी, तो क्या बतौर कोषाध्यक्ष आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इस तरीके से आप बच के निकल सकते हैं क्या? शब्दों की भी तो लक्ष्मण रेखा होती है। जब बात रामलला के मंदिर की हो तो उस लक्ष्मण रेखा को लांघने से बचना ही सबसे बड़ी मर्यादा है। वैसे आज की तारीख 15 जुलाई को एसआईटी के लिए भी फाइनल रिपोर्ट जमा करने की लक्ष्मण रेखा तय की गई थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट राम मंदिर के चढ़ावा मामले पर तैयार कर ली है। अब जिसे किसी भी वक्त यूपी सरकार को सौंपा जा सकता है। सूत्रों का दावा है कि रिपोर्ट में सिर्फ चढ़ावा चोरी ही नहीं, चढ़ावा जमा करने से लेकर उसके ट्रांसपोर्ट और गिनने तक की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को एआई तकनीक से मजबूत करने, लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी तय करने और पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की सिफारिश एसआईटी की रिपोर्ट कर सकती है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा और गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव का नाम रिपोर्ट में शामिल हो सकता है। यानी बड़ी मछली के तौर पर अनिल मिश्रा पर कानूनी शिकंजा कस सकता है, जो कि सूत्र इशारा कर रहे हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार क्या फैसला लेती है और आगे कैसी कार्रवाई होती है, क्योंकि कल ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। योगी और शाह की मुलाकात करीब 40 मिनट यहां दिल्ली में चली। सूत्रों का कहना है कि इसमें अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर भी दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा हुई है। चढ़ावा चोरी के सामने आने के बाद राम भक्तों में दुख है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का पॉलिटिक्स भी अब टॉप गियर में आ चुका है। चढ़ावा चोरी केस को लेकर यूपी के लोगों की क्या राय है? सबसे पहले इसे लेकर वोट वाइब एक संस्था है, उसने अपना एक सर्वे किया है। यूपी के वोटरों की नब्ज टटोली है। वोट वाइब के सर्वे के आंकड़ों को जाने से पहले सर्वे का तरीका आपको बता देता हूं। वोट वाइब के फ्लैश वाइब सर्वे में पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 1000 लोगों से रैंडम फोन कॉल के जरिए उनकी राय मांगी गई है और जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो 2027 की राजनीति के लिए बड़े संकेत देती है। 27 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। पहला सवाल इस सर्वे का था कि क्या अखिलेश यादव को राम मंदिर चढ़ावा मामले में सवाल उठाने का नैतिक अधिकार है, क्योंकि सपा तो विरोध करती रही थी मंदिर का, मंदिर निर्माण का। सर्वे में शामिल 58.5% लोगों ने कहा है।
हाँ, विपक्ष के नेता होने के नाते अखिलेश यादव को सवाल उठाने का अधिकार है, जबकि सिर्फ 11.9 लोगों ने कहा कि उन्हें यह अधिकार नहीं है। 29.6 लोगों की कोई स्पष्ट राय नहीं थी। दिलचस्प बात यह कि सर्वे में हर 10 में से करीब 6 लोगों ने माना कि अखिलेश यादव को इस मामले में सवाल उठाने का अधिकार बनता है। यानी जनता का बड़ा हिस्सा यह मानता है कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सत्ता से सवाल पूछना है, चाहे सवाल कितना भी संवेदनशील मुद्दे पर क्यों ना हो। दूसरा सवाल जो इस सर्वे में था, पूछा गया कि क्या एसआईटी और पुलिस जांच पर भरोसा है आपको। यहां पर तस्वीर अब पलटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि 43.3% लोगों ने कहा हमें जांच पर पूरा भरोसा है। 12.4% ने कहा कुछ हद तक भरोसा है, जबकि 26.4% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते, उन्हें भरोसा नहीं है। 17.8 ने कहा कि अभी निर्णय की स्थिति में नहीं है। मतलब एक तरफ विपक्ष के सवालों को जनता सुन रही है, लेकिन दूसरी तरफ जांच एजेंसियों को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर रही है। सर्वे के तीसरे सवाल से तस्वीर और साफ हो जाती है। चढ़ावा चोरी पर जो वोट वाइब का सर्वे है, उसका तीसरा सवाल था कि क्या यह मामला 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। इस सवाल के जवाब में 47.1% लोगों का मानना है कि यह मुद्दा काफी हद तक चुनाव का असर डालने वाला है। 17.3 लोग ने कहा कि कुछ हद तक असर डालेगा। 17.7 ने कहा कि नहीं असर डालेगा। 17.9 ने कहा कि कोई स्पष्ट राय नहीं है। यानी हर 3 में से लगभग 2 मतदाता ये मानते हैं कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का यह विवाद 2027 के विधानसभा चुनाव को किसी न किसी रूप में असर डालने वाला है। ये मामला सिर्फ पुलिस डायरी का विषय नहीं है, सिर्फ कोर्ट रूम की बहस नहीं है, बल्कि चुनावी चौपाल तक पहुंच चुका है। क्योंकि और गहराई से राजनीतिक झुकाव के हिसाब से तस्वीर अब और भी रोचक हो जाती है। इस आंकड़े को जब आप बांटते हैं समर्थकों के बीच में, तब आप देखिए क्या निकल कर आता है। बीजेपी समर्थकों में 41.7% लोगों ने माना कि 2027 के चुनाव पर इस मुद्दे का असर पड़ेगा। ये बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। बीएसपी के जो सपोर्टर्स हैं उनमें 74.1% ने माना कि असर पड़ेगा। कांग्रेस के 72.3 और सपा के 51.8 समर्थकों ने इसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा माना है। विपक्ष के लोग मुद्दा मान रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि यह मुद्दा है। बीजेपी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के 74.1% समर्थकों का मानना है कि इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं निर्दलीय मतदाता जो किसी दल से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, उनमें 97.1% ने सबसे अधिक माना कि यह मुद्दा चुनाव को प्रभावित करेगा। यानी आज की तारीख में यूपी के वोटर को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला 27 का विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर पहली बार कोई सर्वे सामने आया जिसका राजनीति पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो ये सर्वे वोट वाइब का दिखा रहा है। इस तस्वीर के मुताबिक जनता विपक्ष के सवालों को सुन रही है, जांच एजेंसियों पर भरोसा भी जता रही है, और सबसे बड़ी बात, यूपी की जनता को लगता है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद सिर्फ आज की बहस नहीं, 27 का सियासत का भी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, चुपके चुपके। ये एक फिल्म थी जिसमें प्यार चुपके चुपके होता है, हंसी में उसका इजहार भी होता है, लेकिन राजनीति के सिल्वर स्क्रीन पर चुपके चुपके की मददगारी बड़ी तैयारी के साथ होती है। वो कुछ कुछ बीजेपी और शरद पवार की पार्टी के बीच अब दिख रहा है। आज पवार साहब की बेटी सांसद सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो साफ साफ तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में डीलिमिटेशन बिल को लेकर सरकार के प्रति नरम जरूर दिखाई दे रही है। सुनिए। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांग है, डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए, सिंपल। सुप्रिया सुले हालांकि बार बार ये भी कहती रही कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि जो भी सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा उस पर विपक्षी इंडिया ब्लॉक विचार विमर्श करेगा। सुप्रिया ये संदेश देना चाहती हैं कि वो हैं विपक्ष की तरफ, लेकिन राजनीति में कई बार आदमी जिधर का दिखाई देता है कोई ज़रूरत नहीं उधर का हो ही। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, आपको सुनना चाहिए। उसी को जीने का हक है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये बात कई कारणों से उठ रही है। हालांकि सुप्रिया सुले की बीजेपी या एनडीए के नेताओं के साथ
कोई सीक्रेट बैकडोर मीटिंग हुई हो, इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन कुछ टाइमलाइन को देखें तो आप उठ रही सियासी हलचलों को समझ सकते हैं। सुप्रिया सुले ने माना कि गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने परिसीमन विधेयक के मसौदे पर बात करने के लिए पवार गुट की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया था। उस बैठक में सरकार ने राज्यों में 50% सीटें बढ़ाने के फॉर्मूला वाले प्रस्ताव को रखा। वहीं लखनऊ में संसदीय समिति की एक बैठक के दौरान सुप्रिया सुले की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। सुप्रिया ने इस पर सफाई दी कि वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, इसीलिए उसमें बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले ही पवार की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात हुई थी, जिस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऐतराज जताया था। उधर पवार साहब की पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल की कल रात बीजेपी के कोटे के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात हुई है। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ही अब मान रही है कि पाटिल और फडणवीस की मुलाकात में भी कुछ पकने की गंध नहीं आ रही है। उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहां के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से। उस बारे में अपनी बात लेकर जयंतराव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं है। दरअसल ये सारा खेल संसद में 2/3 बहुमत का है। 543 सीटों वाली लोकसभा में भी 540 अभी सांसद हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है वो 360 पर बैठता है। इस समय एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 240 है, आप जानते हैं, और 53 उसके सहयोगियों के हैं। टीएमसी के जो बागी गुट है उसके 20 और उद्धव ठाकरे के बागी गुट के 6 सांसदों के समर्थन से एनडीए की ताकत बढ़कर 319 तक पहुंच जाती है। हालांकि 2/3 बहुमत के लिए 360 के आंकड़े तक पहुंचना है, जिसके लिए अभी भी 41 सांसद और चाहिए होंगे। इसके लिए अब समाजवादी पार्टी, डीएमके और एनसीपी शरद पवार गुट पर मोदी सरकार की नजरें हैं। समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 37 सांसद हैं, डीएमके के 22 हैं और एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद हैं। इसको जोड़ ले तो यह आंकड़ा 67 सांसदों का पहुंचता है और 2/3 बहुमत बड़े आराम से हो जाएगा अगर ये 67 सांसद सरकार के इस डिलिमिटेशन बिल के साथ खड़े हो जाए। लेकिन एक और मजेदार किस्सा है, एक आंकड़ा देख सकते हैं। ये 67 सांसद वोटिंग के समय गैर हाजिर भी अगर हो जाते हैं तो भी 2/3 का बहुमत सरकार को मिल जाएगा, क्योंकि जब ये बाहर हो जाएंगे, एब्सटेन हो जाएंगे, तो कुल हाउस की स्ट्रेंथ घटकर बहुमत के लिए 473 पर तय होगी। इतने में 2/3 बहुमत के लिए 316 सांसदों की जरूरत होगी, जो आज की तारीख में सरकार के पास 319 हैं, जैसा कि मैंने आपको आंकड़ा दिखाया था। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि जब महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पहले ही 106वां संविधान संशोधन बिल पास हो चुका है, तो अब इसके लिए किसी नए बिल की जरूरत नहीं है। तो सवाल है कि मकसद क्या है। चिदम्बरम साहब का आरोप है कि मकसद है अपने मन माफिक परिसीमन बिल लाना और इसके लिए बीजेपी शरद पवार और स्टालिन की पार्टी पर अब डोरे डाल रही है। वैसे बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे का कहना है कि इंडिया ब्लॉक उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, समर्थन देंगे तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। तो मॉनसून सत्र में सरकार के पास क्या आंकड़ा होगा, क्या डिलिमिटेशन बिल पास होगा, इस पर नजरें टाइम्स नाउ नवभारत की बनी रहेंगी। बात करते हैं अगली खबर की, और अब बात पंजाब की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में कुर्सी के लिए घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है और दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है। पंजाब की कमान किसके हाथों में होगी इन चुनावों में, ये तो राहुल गांधी को तय करना है। लेकिन उससे पहले ही पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि नेतृत्व परिवर्तन कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच आज ये साफ हो गया कि हाईकमान बैकफुट पर नहीं जाएगा। आज कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल जब दिल्ली पहुंचे, वो पिछले एक हफ्ते से पंजाब में डेरा जमाए हुए थे। दोनों गुटों से उन्होंने बातचीत की और आज अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी है, केसी वेणुगोपाल को। सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई, सबसे मुलाकात मैंने की है। और उसके बाद
रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई सिफारिश आपने अपनी रिपोर्ट में? मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं, लेकिन आज पार्टी हाईकमान की तरफ से ये उनको साफ कर दिया गया कि नेतृत्व परिवर्तन कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। यानी राजा वड़िंग जो है वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। सवाल है अब चरणजीत सिंह चन्नी क्या करेंगे। 2 हफ्तों के ऐठन के बाद अब चन्नी के सामने क्या क्या विकल्प हैं ये भी जान लीजिए। क्या चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी का रुख अपनाएंगे? क्या चन्नी अपने विधायकों के साथ बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, या सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के साथ वो गठबंधन करना चाहेंगे या उसमें शामिल होना चाहेंगे? चन्नी के बीजेपी में जाने की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि 2 हफ्ते पहले, याद करिए, चन्नी के करीबी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। उस वक्त बीजेपी के महासचिव और सांसद तरुण चुग भी वहां मौजूद थे। अब अगर चन्नी ने बगावत का बिगुल फूका तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें पंजाब में खड़ी हो सकती हैं। चन्नी को आम आदमी और दलितों के बीच पहुंच वाला नेता बताया जाता है। पंजाब में दलित आबादी करीब 32% है, जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2021 में कांग्रेस ने दलित बहुल वोटर्स को साधने के लिए उनकी नियुक्ति की थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। वहीं चन्नी के समर्थन में पंजाब कांग्रेस में लगभग 12 सिटिंग विधायक और पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हैं। 11 जुलाई को चंडीगढ़ में एक बैठक हुई थी जहां चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में 70-80 कांग्रेस के नेता जुटे थे। गुटबाजी के बीच पंजाब कांग्रेस में पोस्टर वॉर भी आज शुरू हुआ। चन्नी समर्थक नेता सोशल मीडिया पर चन्नी के समर्थन में एक पोस्टर शेयर कर रहे हैं। चन्नी और राजा वड़िंग में अगर राहुल गांधी राजा वड़िंग पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं तो इसके पीछे भी एक बहुत मजबूत वजह है। पहली वजह तो यही कि राजा वड़िंग को राहुल गांधी का करीबी बताया जाता है। राहुल गांधी ने 2014 में उन्हें इंडियन यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया था। 2022 में विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद सिद्धू की जगह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। राजा वड़िंग के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनावों में 13 में से 7 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीती थी। राहुल गांधी के कहने पर राजा वड़िंग खुद चैलेंजिंग सीट लुधियाना से उतरे थे। उन्होंने यहां से 3 बार के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को हराया था। तो आप समझ सकते हैं कि राजा वड़िंग क्यों पसंद आ रहे हैं इस वक्त कांग्रेस आलाकमान को। उधर बीजेपी ने भी पंजाब चुनावों को लेकर फोकस बढ़ाया है। पीएम मोदी कल 17 जुलाई को पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात देने वाले हैं। लेकिन बीजेपी का फोकस चुनावों को लेकर है, इसीलिए पीएम मोदी जालंधर जा रहे हैं। दोआबा का ये वो इलाका है जहां दलित वोटों का दबदबा है और इस इलाके को चरणजीत सिंह चन्नी का गढ़ बताया जाता है। दोआब के इस इलाके में पंजाब की 117 में से 23 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में बीजेपी इस इलाके के दलित वोटों को साध कर कांग्रेस की अंदरूनी कलह का पूरा फायदा उठाना चाहेगी। अब बात करते हैं आज की एक और अगली कहानी की, और अब बात बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन की, जिनकी कोलकाता वापसी को लेकर बंगाल में सियासी पारा चढ़ गया है। बंगाल में सत्ता बदलते ही तस्लीमा नसरीन के लिए कोलकाता के दरवाजे फिर से खुल गए। ये वही कोलकाता है जहां 2007 में हिंसक दंगों के बाद सीपीएम की उस वक्त की सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने के बजाय रातों रात शहर से बाहर जाने का हुक्म सुनाया था। सीपीएम के बाद बंगाल में 15 सालों तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, ममता दीदी की, लेकिन तस्लीमा नसरीन की घर वापसी नहीं हो पाई थी। लेकिन ममता बनर्जी की विदाई के साथ ही कोलकाता में तस्लीमा की घर वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर पिछले 19 सालों से तस्लीमा के लिए कोलकाता के दरवाजे बंद क्यों हो गए थे? क्यों बंगाल में ममता सरकार बनने के बाद भी तस्लीमा की वापसी नहीं हो पाई थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि उनके कोलकाता वापसी के राजनीतिक मायने आज क्या है? ये सब आपको बताएंगे, बंगाल का नया सियासी समीकरण समझाएंगे। लेकिन पहले आपको तस्लीमा नसरीन कब और क्यों कोलकाता आ रही हैं ये बता देते हैं। तस्लीमा नसरीन 1 अगस्त को कोलकाता जाएंगी। वो रविंद्र सदन में आयोजित कट्टरता विरोधी कवि लेखक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय और वित्त मंत्री बंगाल के स्वप्न दासगुप्ता शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में कार्यक्रम में अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन तस्लीमा नसरीन की वापसी की खबर ने अभी से पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष की 2 पार्टियां तृणमूल कांग्रेस और आईएसएफ इसके विरोध में उतर आई हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए यह आयोजन कर रही है। ये फेलियर को थोड़ा
फेलियर के लेके आदमी को माइंड को डाइवर्ट करना होगा कि तस्लीमा नसरीन जो आएगा आके क्या बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ 2-4 अनब शनब बात बोल के चला जाएगा। इसको ये लोग इनका डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा, इसीलिए उनको लेके आ रहा है। उसको लेके आने से क्या फायदा होगा बंगाल में? आज विपक्ष भले ही बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहा हो, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी तस्लीमा पर बंगाल में अघोषित बैन लगा रहा। टीएमसी सरकार उन्हें सुरक्षा देने से इनकार करती रही और इसी को लेकर अब बीजेपी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कर रही है। दरअसल तस्लीमा नसरीन को कोलकाता बुलाकर बीजेपी ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ तस्लीमा को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी, बल्कि बंगाल को एक मैसेज भी दे दिया है कि देखो बंगाल अब कैसे सुरक्षित हाथों में है। बीजेपी इसकी लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी जीत के रूप में अब ब्रांडिंग कर रही है। जिस डर से लेफ्ट और टीएमसी सरकार 19 सालों तक तस्लीमा को घुसने नहीं दे रही थी, आज उसी बंगाल में नई सरकार के आते ही वो लेखिका बेखौफ होकर रविंद्र सदन में कविताएं पढ़ेंगी। बीजेपी इसके जरिए ममता की तुष्टीकरण पॉलिटिक्स को भी एक्सपोज करना चाहती है। जिस बंगाल को महापुरुषों, कवियों और लेखकों की भूमि कहा जाता है, जहां अतिथि देवो भव की कस्में खाई जाती हैं, वहां सिर्फ एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को खुश रखने के लिए एक महिला की अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटा गया था। बीजेपी जनता तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहती है। तस्लीमा नसरीन ने वैसे तो मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन महिलाओं के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक कट्टरता पर लिखते लिखते तो सुर्खियों में आई। उन्होंने 40 से अधिक किताबें लिखी हैं, लेकिन 1993 में प्रकाशित अपने उपन्यास लज्जा से वो चर्चा में आई थी। इस उपन्यास में अयोध्या विवादित ढांचा गिराने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को दिखाया गया था। इसके बाद बांग्लादेश में उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, मौत की धमकियां मिली, फतवे जारी हुए। हालात ऐसे बने कि 94 में उन्हें बांग्लादेश छोड़कर स्वीडन में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद वो जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में करीब 10 सालों तक रही। उसके बाद 2004 में तस्लीमा ने भारत आकर कोलकाता में शरण ली थी। पश्चिम बंगाल में उनकी किताब द्विखंडियों को लेकर खूब विवाद हुआ था। उनकी ये किताब तो 1998 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसका एक सेकंड एडिशन 2003 में आया। इसमें कुछ अंशों को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया था। हालांकि बाद में विवादित अंशों को हटा दिया गया, लेकिन कोलकाता में हिंसक प्रदर्शन हुए और हालात काबू में करने के लिए सेना को उतारना पड़ा था। आखिरकार 2007 में तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने तस्लीमा पर बंगाल को छोड़ने का दबाव बनाया। इसके बाद उन्हें कोलकाता छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। उसके बाद वो यूरोप और अमेरिका में भी रही कुछ सालों तक और फिर 2011 में वापस भारत लौटी। 2015 में आतंकी धमकियों के बाद वो भी अमेरिका चली गई थी, लेकिन 2017 से तस्लीमा लगातार भारत में रह रही हैं। पिछले करीब 10 वर्षों से वो दिल्ली में रेसिडेंट परमिट पर रहती हैं और उनके परमिट की अवधि लगातार बढ़ाई जाती रही है। और अब बात करेंगे आज की अगली कहानी की। खाड़ी में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन ऑन है, तो वहीं अरब देशों के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप अब घुटनों पर आ गए हैं। महासंकट के बीच ट्रंप ने जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन अमेरिका के इस बड़े यूटर्न के बाद भी मुस्तफा खामेनेई अब रुकने वाले नहीं हैं। ईरानी संसद के 66% सांसदों ने अमेरिका से हुए सारे समझौते फाड़कर वॉशिंगटन पर फाइनल स्ट्राइक का फरमान जारी कर दिया है। मुस्तफा मांगे मोर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर तेहरान से। ईरान की 290 सदस्यों वाली संसद में 180 सांसदों यानी करीब 2/3 बहुमत ने एक बेहद आक्रामक साझा बयान जारी किया है। ईरान के ज्यादातर सांसदों की दो टूक मांग है, इस्लामाबाद अंडरस्टैंडिंग को तुरंत खत्म कर दिया जाए, अमेरिका से सारे समझौते परमानेंट बंद कर दिए जाएं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैनेजमेंट कानून पास हो और अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत का ऐसा खौफनाक बदला अमेरिका से लिया जाए कि पेंटागन कांप उठे। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़ेम गरीबाबादी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से बातचीत के सारे रास्ते बंद हैं और आगे भी अमेरिका से बातचीत का कोई सवाल पैदा नहीं होता है।
डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर 10% टैक्स का फैसला वापस ले लिया हो, लेकिन ईरान का दम घोटने के लिए अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकाबंदी का सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने हॉर्मुज के भीतर और बाहर ईरान के सभी पोर्ट की नाकेबंदी शुरू कर दी है। भारतीय समय के मुताबिक बीती रात 1:30 बजे से ये एक्शन लागू भी हो चुका है। इसका सीधा मतलब है ईरान का समुद्री व्यापार अब पूरी तरीके से ठप है। अब अमेरिकी समंदर में ईरानी जहाजों को रोकेगा, उनका सामान जब्त करेगा और जरूरत पड़ने पर संपत्तियों को तबाह भी कर देगा। इस नाकाबंदी का मकसद बहुत साफ है, एक्सपोर्ट से होने वाली ईरान की अरबों की कमाई को रोकना, हथियारों की सप्लाई की चेन को काट देना और ईरान की युद्ध क्षमता को पूरी तरह पंगु बना देना। तो सुना आपने, एक और ट्रंप ने ईरान की नाकेबंदी करने की हिमाकत की तो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका के खाड़ी देशों में बने अड्डों को तबाह बीती रात कर दिया। एक के बाद एक कई सारे हमले किए। ईरान के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर टूट पड़ी। बहरीन से लेकर कुवैत तक और जॉर्डन से लेकर कतर तक अमेरिकी बेस पर सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज थी। आसमान में गूंजती मौत की सनसनाहट और पलक झपकते ही मलबे में तब्दील होते अमेरिकी ठिकाने। ईरान ने कसम खाई है कि जब तक अल्टीमेट विक्ट्री यानी आखिरी फतह नहीं मिल जाती, तब तक अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी बंद नहीं होगी। अमेरिका की ओर से 14 पॉइंट MOU को तोड़े जाने के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी समझौते से बंधा नहीं है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों की 7th वेव यानी 7वीं लहर ने पूरे पश्चिम एशिया को दहला दिया है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े बेस 5th फ्लीट पर ऐसा हमला किया गया जो इतिहास में दर्ज हो गया है। ईरान का दावा है कि इस हमले में अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, नेवल सपोर्ट मैनेजमेंट सेंटर, हथियारों के बड़े बड़े गोदाम और फ्यूल टैंक जलकर राख हो गए। हालांकि अमेरिका और बहरीन इस भारी नुकसान को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरीन की हवाओं में गूंजते मिसाइल अलर्ट के सायरन गवाही दे रहे हैं कि नुकसान बहुत बड़ा है। जंग की आग सिर्फ बहरीन तक सीमित नहीं है। कुवैत के आसमान में ईरान के शाहिद ड्रोनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में कुवैत के भीतर अमेरिकी सेना का एक बहुत बड़ा वेयरहाउस धमाकों के साथ दहल उठा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर भी ईरान की मिसाइलों ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों और ड्रोनों के शेल्टर्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। IRGC ने अब जॉर्डन और कुवैत के अवाम से सीधी अपील की है, अमेरिकी फौजियों को अपनी जमीन से बाहर निकालो। पश्चिम एशिया की इस जंग में प्रोपेगेंडा वॉर और जमीनी तबाही दोनों अपने चरम पर आ चुकी हैं। अब ईरान की मीडिया प्रेस टीवी ने वो सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी हैं जिसने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए हैं। कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अल उदीद एयरबेस, अब आप इसको तस्वीरों में देखिएगा, ये अल उदीद एयरबेस है। किस तरीके से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं खतरनाक तौर पे हमला किया गया है। प्रेस टीवी ने ये तस्वीरें जारी की हैं। वेयरहाउस को नुकसान पहुंचा, ये बड़ी तस्वीरें इस वक्त है। इस एयरबेस के भीतर अमेरिकी सेना के एक हाई सिक्योरिटी वेयरहाउस की छत टूटी फूटी दिखाई देती है, जो ईरान के हालिया मिसाइल अटैक का सीधा असर आप इसको कह सकते हैं। ऐसे में अमेरिका भी अब बौखला गया है और बीती रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ पूरे 7 घंटे तक महा ऑपरेशन चलाया है। ईरान के हमलों से भड़का अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान के तटीय इलाकों को निशाना बनाकर पूरे 7 घंटे तक एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया। अमेरिकी फाइटर जेट्स, खतरनाक ड्रोनों और समंदर में तैनात वॉरशिप से ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम पर सटीक हमले किए गए। तस्वीरें ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद चाबहार पोर्ट की हैं। सुबह के वक्त चाबहार का आसमान काले धुएं के गुबार से काला हो गया।
अमेरिका ने चाबहार में समुद्री सुरक्षा और मछुआरों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बने एक सिविलियन वॉच टावर पर 2 मिसाइलें दाग दी। यही नहीं, ईरान की 388वीं ब्रिगेड की मिलिट्री बैरक पर अमेरिका ने 13 मिसाइलें बरसाईं, जिसमें गेस्ट हाउस, गार्ड पोस्ट और जवानों के रहने की इमारतें खंडहर बन गईं। इस हमले में ईरान के 7 सैनिक मारे गए, जबकि दक्षिणी ईरान के सिरीक शहर समेत कई इलाकों में हुई बमबारी में 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपको बता दे रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप के रडार पर अब ईरान का अभेद्य किला यानी पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आ गया है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका इस एटमी पहाड़ पर नजरें गड़ाए बैठा है। ट्रंप की डायरेक्ट वार्निंग है कि अगर कोई भी हिमाकत हुई और जरूरत पड़ी तो ईरान के सबसे सीक्रेट परमाणु ठिकाने पर भी भीषण अमेरिकी हमला किया जाएगा। और अब समझिए आखिर ट्रंप पिकेक्स माउंटेन को क्यों टारगेट करना चाहते हैं, और सवाल यह भी कि क्या यहां हमला करना अमेरिका के लिए इतना आसान होगा। पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास पहाड़ के भीतर बनाया गया है। माना जाता है कि इसकी सुरंगें करीब 100 मीटर मोटी चट्टानों के नीचे हैं। ईरान का कहना है कि यहाँ एडवांस सेंट्रीफ्यूज बनाए जाते हैं, जबकि अमेरिका को शक है कि इस कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल यूरेनियम संवर्धन या एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान कर रहा है। ट्रंप भले ही पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर नजरें गड़ाए हों, लेकिन यहां हमला करना इतना आसान उनके लिए नहीं है। इस न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की गहराई इतनी है कि इसे अमेरिका का सबसे ताकतवर GBU-57 बंकर बस्टर बम भी तबाह नहीं कर पाएगा। अगर सिर्फ सुरंग के मुहाने यानी एंट्रेंस पर हमला किया जाए तो रास्ते को कुछ समय के लिए ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद ढांचे को पूरी तरह मिटाना अभी ट्रंप के लिए या अमेरिकी सेना के लिए मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि मुस्तफा खामेनेई की फौज अमेरिका की आंख में आंख डालकर पलटवार कर रही है। ईरान अब सिर्फ मिसाइलें नहीं दाग रहा, बल्कि उन मिसाइलों पर अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ने वाला एक सख्त संदेश लिखकर व्हाइट हाउस को डायरेक्ट मैसेज भेज रहा है। जरा मिसाइल पर चिपकाए इस पर्चे को गौर से देखिए। ईरान ने इस पर लिखा है, अगर अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान की ज्यादातर सैन्य ताकत खत्म कर दी है, फिर भी वो ईरान से लगातार मुंह की खा रहा है, तो इसकी 2 वजह हैं। पहली ये कि अमेरिका सरासर झूठ बोल रहा है, और दूसरा, तमाम पैगंबरों की दुआएं और आशीर्वाद ईरान के साथ है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की खुलेआम धमकी भी दी है। राजधानी तेहरान के बीचों बीच एंग्लाब स्क्वायर पर एक बेहद भड़काऊ पोस्टर लगाया गया है। ईरानी मीडिया की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इस पोस्टर में ट्रंप को अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ एक ताबूत में लेटा दिखाया गया है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस पोस्टर पर बड़े बड़े शब्दों में खुला ऐलान किया गया है, ट्रंप को मारेंगे। आपको याद होगा, इसके पहले भी ऐसे एक पोस्टर वहां पर लग चुका है। इस बीच पश्चिमी एशिया की जंग की आंच में भारत के लोग भी अब झुलस रहे हैं। खाड़ी में ईरान के मिसाइल हमलों में 2 भारतीय मरीन इंजीनियर्स की मौत हुई है। ओमान तट के पास कार्गो शिप पर हुए हमले में पुणे के रहने वाले हेरम करमकर की जान चली गई थी। वहीं सऊदी अरब के समुद्र क्षेत्र में हुए एक और मिसाइल अटैक में बिहार के गोपालगंज के निवासी रोहन कुमार की भी मौत की खबर है। दोनों परिवारों में अब कोहराम है और उन्होंने सरकार से जल्द अपनों का पार्थिव शरीर वापस भारत लाने की गुहार लगाई है। तो आज चक्रव्यूह के आखिर में बात करूंगा पब्लिक व्यू की। राघव कृष्णा का पोस्ट है लड़ाई को लेकर, बयानों की जंग कब बारूद की जंग में बदल जाए, मिडिल ईस्ट का इतिहास इसकी गवाही देता है। ट्रंप दबदबा दिखाने के लिए लड़ रहे हैं और मुस्तफा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। एक और पब्लिक व्यू है सतीश महाना वाली कंट्रोवर्सी पर। प्रियमशी लिखते हैं, चढ़ावा चोरी को जस्टिफाई कर रहे नेता अगर कल को ये भी कह दे कि जिनका टैक्स सच्चा और ईमानदार नहीं था वो घपले में चला गया, जिनका सही था देश निर्माण में लगा, तब भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो आज मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।